In a last three lecture, we understand the story Snake in the Grass. Now, today we know another story of an American writer, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway is not only writer but he is also जर्नलिस्ट. वो सिर्फ कहानियाँ या नॉवेल ही नहीं लिखते थे, वो एक अच्छे पत्रकार भी थे. उन दिनों में स्पेन कंट्री में उन्होंने काफ़ी अपना टाइम निकाला था. वो जर्मनी भी गए थे, या मतलब कि वो दूसरे देशों में काफ़ी ट्रैवलिंग करते थे और न्यूज़ भी बनाते थे. यानी कि वो राइटर के साथ साथ समाचार के साथ भी जुड़े हुए थे. ही इज़ बोर्न इन 1819 एंड ही डाइड इन 1961. उन्होंने सुसाइड किया था, अपने मुंह में बंदूक रखकर अपने आप को गोली मारकर. बहुत ही दर्दनाक भरी मौत से वो मरे थे. उन्होंने बहुत सी नॉवेल लिखी है, कहानियाँ भी लिखी है. उनका एक मास्टरपीस पर नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी. उस नॉवेल पे उनको 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला था. आप जानते होंगे नोबेल प्राइज़ भी हमारे यहाँ 1913 में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, उनकी गीतांजलि पोएट्री के लिए, जिसमें से हमारा ये राष्ट्रगान आता है, जन गण मन अधिनायक. इसी तरह अर्नेस्ट हेमिंगवे को भी द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था. मोस्ट ऑफ द ट्रबल इन लाइफ कम फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग. दुनिया के ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी समझदारी या ना समझदारी की वजह से ही हमारे जीवन में आ जाते हैं. इसी तरह की आज की एक स्टोरी इसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है. द स्टोरी इज़ फ्रॉम द स्नो ऑफ किलिमांजरो. एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है हेमिंगवे का, द स्नो ऑफ किलिमांजरो. उसमें से ये स्टोरी यहाँ ली गई है. एक 9 साल का बच्चा किस तरह से इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी खास बात को लेके, वो हम इस कहानी में देखेंगे कि उसको क्या हो जाता है और वो किस बात को लेके मिसअंडरस्टैंड हो जाता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा. उस आधार पे ये हमारी पूरी कहानी है. सो लेट्स स्टार्ट. He come into the room to shut the window while we were still in bed and I saw he looked ill. ये जो पूरी कहानी है वो जो लड़का है इस स्टोरी में 9 साल का, उसके पिताजी हमको बता रहे हैं. यानी कि पूरी स्टोरी जो है वो नैरेटिव स्टोरी है. नैरेटिव स्टोरी का मतलब ये होता है कि कोई हमें कहानी कह रहा है, जो बात बन चुकी है इन पास्ट वो हमें कोई सुना रहा है और वो उसका कैरेक्टर भी है. तो ऐसी कहानियों को हम नैरेटिव स्टोरी कहती है कि यानी कि जो कैरेक्टर है वो खुद हमें बता रहा है. He come into the room to shut the windows while we were still in bed and I saw he looked ill. जैसे ही हम दरवाज़ा बंद किए तो वो स्टिल इन द बेड, वो अभी तक बेड में था. एंड आई शो ही लुक्ड इल, और मैंने देखा कि वो कुछ बीमार सा लग रहा था. ही वॉज शिवरिंग मतलब ध्रुज रहा था, हिल रहा था. जैसे वो वाइब्रेशन आप समझते हैं ना मोबाइल का, लेकिन इतना ज़ोर से नहीं, थोड़ा कम. जैसे कोई बीमार हो जाता है या फिर ठंडी से कांपता है, इसे वो पूरा हिल रहा था, शिवरिंग हो रहा था, ट्रेम्बल हो रहा था. हिज फेस वॉज वाइट एंड ही वॉल स्लोली एज थो इट एक्ट.
यानी कि उसका चेहरा जो है वो थोड़ा सफ़ेद सा हो गया था। ही वॉक्ड स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा था। एंड इस एक, जैसे कि उसको कोई दर्द हो रहा हो, ऐसा हो रहा था। सो फ्रेंड्स, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द narrator says his boy is very illness, his face was white and walked very slowly. आप समझ रहे हैं कि उनका लड़का बीमार है और धीरे धीरे चल रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैटर साज। तो फादर जो है वो अपने बेटे को पूछते हैं व्हाट इज द मैटर साज। साज उनके बेटे का नाम है। साज ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन वर्ड है, और उसका मीनिंग होता है डार्लिंग, जो प्यारा होता है वो इसका मीनिंग होता है। व्हाट इज़ द मैटर साज, साज क्या हुआ है। आई हैव गॉट ए हेडेक, वो बताता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है। यू बेटर टू गो बैक टू बेड, अच्छा रहेगा अगर तुम वापस जाकर सो जाओगे तो। लेकिन लड़का बताता है नो आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है, मैं ऐसे घूम सकता हूँ, मुझे अभी आराम करने की ज़रूरत नहीं है। यू गो टू बेड, आई विल सी यू व्हेन आई एम ड्रेस्ड, मैं तब तक तैयार हो जाता हूँ, तुम तब तक आराम करो। लेकिन वो ऐसे ही अपने रूम में टहल रहा है। फिर आगे हमने देखा कि लड़का बीमार है और उसके पिताजी ने उसको कहा कि तुम आराम करो, फिर भी वो वहीं पे बैठा रहा है। और उसके पिताजी है जो ड्रेस्ड, मतलब अपने कपड़े चेंज करने के लिए बाहर जाते हैं और कहते हैं बट व्हेन आई कम डाउन स्टेयर्स ही वॉज ड्रेस्ड sitting by the fire, looked very sick and miserable. जब मैं अपने कपड़े बदल कर ऊपर से नीचे आया तो सिटिंग बाय द फायर, तो वो जो वहाँ, ये जो प्रदेश है अमेरिका का, वहाँ ठंड बहुत रहती है आमतौर पर, तो वो जो वहाँ फायर लगाई हुई थी उसके पास बैठा था। लुकिंग वेरी सिक एंड मिजरेबल, वो बड़ा दर्द भरा सा, बीमार सा और दयालु सा लगता था, जैसे कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बॉय ऑफ 9 ईयर, सास की उम्र 9 साल की है। ये याद रखना है आपको कि इसकी उम्र कितने साल से, कई बार परीक्षा में ये एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी ओल्ड एज ऑफ सास, तो ये वो 9 साल का है। व्हेन आई पुट माई हैंड ऑन हिज फॉरहेड आई नो ही हैड ए फीवर, जब मैंने अपना हाथ उसके चेहरे पे रखा, फॉरहेड पे रखा, तो मुझे लगा कि उसको बुखार है। आई नो ही हैड ए फीवर, मुझे लगा कि उसको तो बहुत बुखार है। यू गो अप टू बेड आई सेड, वो बार बार अपने बेटे को कह रहे हैं कि जाओ और आराम करो। आई सेड यू आर सिक, मैंने उससे फिर से कहा कि तुम जाओ आराम करो, तुम बीमार लगते हो। लेकिन उसने बताया आई एम ऑल राइट, आई एम मैं ठीक हूँ, मुझे आराम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। व्हेन द डॉक्टर कम ही टूक द बॉयज़ टेम्परेचर, जब डॉक्टर आए और उन्होंने उसका टेम्परेचर लिया। व्हाट इज़ इट, आई आस्क्ड हिम, डॉक्टर को पूछा उन्होंने कि कितना उसका बॉडी का टेम्परेचर है। 102, यानी कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 102 है। डाउन स्टेज द डॉक्टर लेफ्ट 3 डिफरेंट मेडिसिन इन डिफरेंट कलर्स कैप्सूल विथ इंस्ट्रक्शन फॉर गिविंग देम। डॉक्टर ने उसका टेम्परेचर ले लिया, 102 टेम्परेचर है वो भी बता दिया, और उन्होंने नीचे आते हुए 3 अलग अलग गोलियां दे दी। डॉक्टर्स
हमेशा ऐसी अलग अलग गोलियां देते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि कौन सी गोली कौन से टाइम पे ली जाती है। अगर सभी एक तरह की रहती है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने 3 अलग अलग उनको कैप्सूल दे दी और कुछ उनको इन्फॉर्मेशन भी दे दी, इंस्ट्रक्शन फॉर गिविंग देम। उन्होंने उसे कुछ बताया कि इन गोलियों को किस तरह से आपको लेनी है। 1 was टू ब्रिंग डाउन द फीवर। एक गोली इसमें ऐसी है जिसको लेने से आपका जो बुखार है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अनदर प्यूरगेटिव। प्यूरगेटिव का मतलब होता है कुछ ऐसी गोलियां होती है जिसको खाने से हमारा पेट साफ हो जाता है, पेट एकदम खाली हो जाता है। ऐसी समझो कि एक तरह से जुलाब की गोली थी जो पेट साफ करने के लिए डॉक्टर हमेशा कुछ बीमारियों में देते हैं। द थर्ड, टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन। कुछ प्रकार की गोलियों खाने से हमारे बॉडी में एक तरह से एसिडिटी हो जाती है। खास करके जब हम बुखार वाली गोलियां लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर एसिड हो जाता है, तो उसको वो एसिड दूर करने के लिए उन्होंने एक तीसरी गोली दी थी। याद रखना है आपको इसको सीक्वेंस में। जो पहली गोली थी वो बुखार के लिए थी, सेकंड नंबर की जो गोली थी वो पेट साफ करने के लिए थी, और थर्ड वन जो गोली थी वो आपके पेट का एसिड कम करने के लिए थी। अब इन गोलियों से शरीर पे क्या इफेक्ट होता है वो भी इसमें साथ में बता दिया है इन्होंने। द जर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा कैन ओनली एग्जिस्ट इन एन एसिड कंडीशन। ये जो इन्फ्लुएंजा के जो जर्म्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो खास करके एसिड कंडीशन मतलब इस ऐसी एसिड कंडीशन में ही रहते हैं। तो उनको निकालने के लिए जो परगेटिव वाली गोली है वो बहुत अच्छी है। ही एक्सप्लेन, ऐसा डॉक्टर ने बताया। ही सीम्ड टू नो ऑल अबाउट इन्फ्लुएंजा एंड सेड देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट if the fever did not go about 104 degree. He seemed to know all about influenza and said, उन्होंने कहा ये इन्फ्लुएंजा जैसी कोई बीमारी है, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर ये बुखार अबव 104 डिग्री, अगर ये बुखार 104 से ज़्यादा जाता है तो ही कोई प्रॉब्लम है, वरना कोई ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। दिस वॉज ए लाइट एपिडेमिक ऑफ फ्लू एंड देयर वॉज नो डेंजर इफ यू अवॉइड न्यूमोनिया। लाइट एपिडेमिक, वाइड स्प्रेड डिसीज, जो हर तरह से चारों तरफ जो बीमारी फैल जाती है उसको एपिडेमिक बोलते हैं। जिस तरह आप अभी जानते हैं कि इन दिनों में कोविड-19 नाम की जो बीमारी है वो चारों तरफ फैली हुई है, तो हम इस बीमारी को एपिडेमिक, जो चारों तरफ फैली हो, उसको हम कोविड-19 को मतलब ये कोरोना वायरस को भी हम ऐसा बोल सकते हैं। और फ्लू एंड देयर वाज नो डेंजर इफ अवॉइड न्यूमोनिया, अगर हम इसको न्यूमोनिया होने से बचा देते हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमोनिया ये एक सर्दी की बीमारी है जिसमें हमारे फेफड़े जम जाते हैं, ज़्यादा कफ हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, उस बीमारी को हम न्यूमोनिया कहते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हम इसको न्यूमोनिया से बचा सकते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। बैक इन द रूम I wrote the boy's temperature down and made a note of time to give the various capsules. वापस जाके उन्होंने अपने रूम में उसका टेम्परेचर लिखा, साथ में ये भी नोट किया कि कौन सी गोली किस टाइम पे देनी है। गिव द वेरियस कैप्सूल, जो अलग अलग गोलियां कैप्सूल्स है वो उसको कौन से टाइम पे देनी है वो उन्होंने वहाँ अपने नोट में लिखा। डू यू वॉन्ट टू मी टू रीड टू यू, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास बैठ के कुछ पढ़ूं? लड़का बोला, यानी कि साज बोला,
ऑल राइट इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कीजिए। हिज फेस वॉज वेरी वाइट एंड देयर वेर डार्क एरिया अंडर द आइज। जब भी कभी हम बीमार हो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, हमारे आँख के नीचे काले धब्बे जैसा हो जाता है, डार्क एरिया अंडर द आइज। He lay still in the bed and seemed very detached from what was going on. He still in the bed, वो अभी तक वहीं था, अपनी बेड में ही था। seemed very detached, वो ऐसा देख रहा था, कुछ अलग तरह से देख रहा था, जैसे कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। बस मतलब उसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और वो अभी तक अपने बेड में ही था। I read loud from Howard Pilley's book of Pirate, but I could see he was not following what I was reading. मैं उसके पास बैठकर, पिताजी बोलते हैं उसके, मैं उसके पास बैठकर थोड़ी मोटी आवाज़ से अलाउड, ऊंचे सुर में, हावर्ड पिलेज बुक ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स का मतलब होता है जो समंदरी लुटेरे होते हैं, उनको पायरेट्स बोलते हैं। तो उसके ऊपर एक किताब लिखी है हावर्ड पिले ने, द बुक ऑफ पायरेट्स। आपको ये याद रखना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। हावर्ड्स पिलेज बुक ऑफ पायरेट, मैं वो पढ़ने लगा, बट कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग वॉट आई वॉज रीडिंग, लेकिन वो मेरी तरफ न देख रहा था न सुन रहा था, वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने उससे पूछा, हाउ डू यू फील साज, साज तुम्हें कैसा लग रहा है? तो साज ने जवाब दिया, जस्ट द सेम सो फार, वैसा जैसे पहले से ही था, खास कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। अभी बीमारी मेरी वैसे की वैसी है, मेरी स्थिति मुझे वैसे की वैसे ही लगती है। आई सैट एट द फुट ऑफ द बेड and wrote to myself while I waited for it to be time to give another capsule. यहाँ रोड लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको रीड पढ़िएगा। मैं उसके पास बैठा और पढ़ने लगा, और वो दूसरी गोली का जो टाइम है वो मैं उसका इंतज़ार करना, वेटेड फॉर इट टू बी टाइम टू गिव अनदर कैप्सूल, उसको दूसरी गोली जो देनी है कैप्सूल, उसके लिए मैं वेट करने लगा। I would have been natural for him to go sleep, but when I looking at the foot of the bed, looking very strangely, naturally for him, गोली यानी कि कैप्सूल के बाद उसको नेचुरली स्लीप आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वो अपने वो पैरों की तरफ, अपने बेड की तरफ, किसी अनजान चीज़ की तरफ वो अभी भी देख रहा था। वैसे भी आप जानते हैं कि जब कोई गोली हम लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो हमें नींद आ जाती है, लेकिन सास के किस्से में ऐसा नहीं हो रहा था, उसको अभी तक नींद भी नहीं आ रही थी। वाई डोंट यू ट्राई टू स्लीप, आई विल वेक यू अप फॉर द मेडिसिन, तुम सो क्यों नहीं जाते, मैं तुम्हें जगा दूंगा, जब दूसरी गोली लेने का टाइम आएगा मैं तुम्हें जगा दूंगा, अभी तुम सो जाओ। याद रहे दोस्त कि ये अकेले सिर्फ मेडिसिन ही हमारे काम नहीं आती है, अगर आप बीमार हैं थोड़ा आराम करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। इसीलिए दवाई लेने के बाद किसी को भी, आपको या मुझे भी, किसी को भी आराम, वो भी एक प्रकार की दवा ही है। इसी तरह वो अपने ये सास को उसके पिताजी बताते हैं कि थोड़ा आराम कर लो, जब इसका टाइम आएगा तो मैं तुमको मेडिसिन दे दूँगा। आई हैड रादर स्टे अवेक, उसके पिताजी ने उसको बताया कि तुम जब तुम्हें उसका टाइम हो जाएगा तो मैं तुम्हें दवाइयाँ दे दूँगा, लेकिन वो मानता ही नहीं है, उनकी तरफ ही देख रहा है, बेड की तरफ ही देख रहा है, और वो कहता है, आई हैड रादर स्टे अवेक, मैं यहीं पे हूँ, लेकिन वो बताता है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। After a while he said to me, you don't have to stay in here with me, Papa, if it bothers you.
थोड़ी देर के बाद उसने कहा, पापा अगर आपको कोई टेंशन हो रही है या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। ऐसा उसने अपने पापा को बताया। लेकिन इट डजेंट बोदर मी, मुझे ऐसे 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 कुछ नहीं हो रहा। उसके पिताजी बताते हैं, नो आई मीन यू डोंट हैव टू स्टे इफ़ इट्स गोइंग टू बोदर यू। अगर आपको यहाँ ठहरना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कहीं बाहर जाके आइए, मैं यहीं पे सो रहा हूँ, ऐसा साज बताता है। आई थॉट परहैप्स ही वॉज लिटल लाइट हेडेड एंड आफ्टर गिविंग हिम प्रिस्क्राइब कैप्सूल एट 11 o'clock I went out for a while. I thought perhaps he was a little light. लगता है कि उसको कुछ थोड़ा ठीक हो रहा है। And after giving him prescribed capsule, prescribe डॉक्टर जो मेडिसिन जो लिखते हैं उसको प्रिस्क्राइब बोलते हैं। तो आफ्टर गिविंग हिम द प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई थी वो देने के, वो प्रिस्क्राइब द कैप्सूल एट 11 o'clock आई वेंट आउट फॉर ए वाइल। मैं उसको वो गोली देने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर गया। समझो ये कोई 11 o'clock का उन्होंने टाइम लिखा था। एट द हाउस दे सेड द बॉय हैड रिफ्यूज्ड टू लेट एनीवन कम इनटू द रूम। वहाँ जो कुछ लोग थे उन्होंने बताया, बॉय हैड रिफ्यूज टू लेट एनीवन कम इनटू द रूम, लड़का किसी को अपने कमरे में नहीं जाने दे रहा। यू कांट कम इन, साज बोला आप अंदर नहीं आ सकते। यू मस्ट नॉट गेट वॉट आई हैव, आपको पता नहीं मुझे क्या हुआ है, आप कोई अंदर मत आइएगा। वो ऐसा सबको और उसके पिताजी को भी बताते हैं। आई वेंट अप to him and found him in exactly the position I had left him. मैं जब गया था और जब मैं वापस आया तो उसकी स्थिति वैसी ही थी जो मैं उसको छोड़ के गया था। लेफ्ट हिम, जब मैं उसको जैसा छोड़ के गया था वो वैसे का वैसा ही था। वाइट फेस्ड, वैसा उसका चेहरा ऐसा सफ़ेद सा, बट विद द टॉप्स ऑफ चीक्स फ्लश्ड by the river, staring still as he had stared at the foot of the bed. मैं उसको जैसा छोड़ के गया था वो वैसे का वैसे ही था। और उसके जो गाल थे, चिक, टॉप्स ऑफ चिक फ्लश्ड, मतलब वो रो रहा था, उसके गालों पे वो पानी की बूंदे जैसा कुछ लग गया था। स्टेरिंग स्टिल ही हैड स्टारेड एट द फुट टू दी बेड, अभी तक वो वैसे का वैसे ही था और उसी तरफ वो अपने बेड की तरफ देख ही रहा था। आई टूक हिज टेम्परेचर, मैंने उसका फीवर का टेम्परेचर लिया। व्हाट इज इट, उसने पूछा, मतलब साज ने पूछा, कितना है पापा? समथिंग लाइक 100, आई सेड। आई वॉज 102 and 4/10। समथिंग लाइक 100 मतलब 100 के आसपास का है। इट वॉज 102 and 4/10, यानी कि 102 and 4/10, 102.4 जैसा ही कुछ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इट वॉज 102, लड़के ने बताया, साज ने। इट वॉज 102, क्या ये 102 है? ऐसा उसने अपने पिताजी से पूछा। Who said, किसने कहा 102 है? एक 102 नहीं है, लेकिन वो पूछता है कि मुझे पता है, किसने बताया? ऐसा उसके फादर ने पूछा तो वो बोला, द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे 102 बुखार है।
योर टेम्परेचर इज ऑल राइट, योर टेम्परेचर इज ऑल राइट, आई सेड इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। तुम्हारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही है, तुम्हें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने ये पूरी कहानी में देखा कि 9 साल का जो बच्चा है साज, वो सुबह से बीमार है। उसके पिताजी ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसे 3 अलग अलग गोलियां दे दी है। फीवर डाउन करने की है, पेट साफ करने की है, और तीसरी गोली जो है उसको एसिड थोड़ा कम करेगी। उसके पिताजी उसके पास बैठ के एक हॉवर्ड पिले की पायरेट्स पे एक जो बुक लिखी गई है वो पढ़ रहे हैं, साथ में उसका ख्याल भी रख रहे हैं, और अंत में उसका एक बार फिर से वो टेम्परेचर लेते हैं और उसे बताते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। लेकिन सास कहता है कि मेरा टेम्परेचर 102 है, क्योंकि उसने डॉक्टर से अपने पिताजी से बात करते हुए सुन लिया था। तो आज हम इतनी ही कहानी सुनेंगे। दूसरी कहानी मतलब अगली कहानी उसमें आगे क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बाय साज, वो हम अगले लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय स्वामीनारायण।